अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर कदीर और आप देख रहे हैं हेल्थ वेलनेस। और हेल्थ वेलनेस में आज हम बात करेंगे एक ऐसे मर्ज़ के बारे में जिसको कहा जाता है कि ये तमाम अमराज की माँ है। जी, आज हम बात करेंगे शुगर यानी डायबिटीज़ के मर्ज़ के हवाले से। और मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे साथ मेहमान शख्सियत जो मौजूद हैं, इनका नाम है जी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आफ्ताब। और आप तैनात हैं इस वक्त सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लाहौर में और वहाँ की एक मेडिकल यूनिट के इंचार्ज हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके, आपने हमें वक्त दिया। बताइएगा कि शुगर क्या है और इसकी वजह से इंसान कौन कौन से दीगर अमराज में मुब्तला हो सकता है। रहीम। पहले सबसे मुदस्सिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि मुझे बुलाने का। और शुगर डायबिटीज़ मेलाइटस कि नॉर्मली जो शुगर एक लेवल नॉर्मल से ज़्यादा होता है तो बीमारी होती है। ब्रॉडली इसको हम दो मेन कैटेगरीज़ हैं, टाइप 1 और टाइप 2 में तकसीम करते हैं। टाइप 1 जो बच्चों में होती है और वो 5 से 10% है टोटल पॉपुलेशन, जबकि जो मोर देन 90% 90% से ज़्यादा टाइप 2 डायबिटीज़ है जो यूजुअली 35-40 साल के बाद होती है। इसमें सबसे पहले तो जेनेटिक्स या वरासत, अगर वालिदैन में शुगर है तो बच्चों का चांस बढ़ जाता है। लेकिन जो पिछले 2-3 दहाइयों में शुगर एक वबा की तरह फैल रही है, वो हमारा तर्ज़ ज़िंदगी, लाइफ़स्टाइल की तब्दीली है, जिसकी वजह से ये बीमारी वबा की तरह फैल रही है। और इस लाइफ़स्टाइल चेंज का जो नेट रिज़ल्ट है वो है ओबेसिटी या मोटापा। ओबेसिटी या मोटापा है क्या? फैट या चर्बी की एकोमुलेशन, इकट्ठा होना। और चर्बी जितनी ज़्यादा होती है वो इंसुलिन को काम नहीं करने देती। मेडिकली हम इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। और एक आजकल नया कंसेप्ट आ रहा है डायबिटीज़ रिवर्सिबिलिटी का, कि अगर आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज से अपना 10 से 15% वज़न कम करते हैं तो 50 से 60% लोगों में उनकी दवाइयों की मकदार या ज़रूरत ख़त्म हो जाती है और बाकी लोगों में दवाइयों की मकदार ख़ासी कम हो जाती है। तो आजकल जो हमारा सारा एम्फसिस ज़ोर अपने डायबिटिक पेशेंट के इलाज में उनके तर्ज़ ज़िंदगी को तब्दील करना है, जिसे हम पॉजिटिव इम्पैक्ट कहते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो आपने तर्ज़ ज़िंदगी के बारे में बताया ना कि इसको सही करेंगे तो डायबिटीज़ पर काफ़ी असर पड़ेगा। बताइएगा कि ये होती कैसे है, कैसे हमारे अंदर ये परवरिश पाती है, और अगर मौरूसी यानी कि जनियाती तौर पर हो तो उसका कितना इस्तेमाल रहता है। डेफिनेट, जिससे मैंने अर्ज़ किया कि जो टाइप 2 है अडल्ट डायबिटीज़, उसमें विरासत का बहुत गहरा ताल्लुक़ है। और जो मेन इसके पीछे मैकेनिज़्म है या जड़ है वो इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, यानी कि इंसुलिन के ख़िलाफ़ मुज़ाहिमत। एक तो जिस तरह मैंने अर्ज़ किया विरासती होती है और दूसरा फिर वज़न की ज़्यादती, फ़ैट। और इंसुलिन चूँकि जब काम नहीं कर पाती तो खून के अंदर शुगर का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। नॉर्मली हमारे जिस्म का हर जो सेल या खुलिया है उसका फ्यूल या पेट्रोल समझ लें वो शुगर है। ठीक। जब शुगर नहीं होगी तो जिस्म दूसरे हिस्सों से शुगर लेने की कोशिश करेगा, जिसमें पट्ठों से भी आती है, पट्ठे कमज़ोर होते हैं। और फिर ये तेज़ शुगर जो इसकी इनिशियल शिकायत हैं, स्पेशली पेशाब की ज़्यादती, प्यास, थकन, कमज़ोरी करती है। और अगर कई सालों के लंबे अरसे पे अगर शुगर कंट्रोल में नहीं रहती तो फिर इसकी जो मोहलिक पेचीदगी हैं, जिसमें दिल का मसला होना, फालिज का होना, गुर्दों पे अटैक, गुर्दे फेल होना, नज़र का कम हो जाना या बिल्कुल चले जाना, फिर ज़ख़म जो ठीक ना हो। दुनिया भर में इस वक्त जो अगर कोई चोट के बगैर टांग का हिस्सा काटने के केसेस हो रहे हैं वो सारे शुगर की ज़्यादती की वजह से हो रहे हैं। इसके बारे में तो ये कहा जाता है ना कि ये ऐसा मुख़्तलिफ़ मर्ज़ है कि सर के बालों से लेके पाँव के नाखून तक ये जिस जगह पर जिस अज़ा पे पड़ा उसको इसने तबाह करके रख दिया। ऐसे ही है सर, बिल्कुल। बिल्कुल मुदस्सिर साहब, आप ठीक कह रहे हैं। इसको आप मदर ऑफ़ ऑल डिजीज़ कह सकते हैं या बीमारियों की जड़ कह सकते हैं। जिस तरह अल्कोहल को, शराब को बुराइयों को जड़ कहा जाता है, तो इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है कि शुगर को भी हम बीमारियों की जड़ या मंबा कहते हैं। बिल्कुल आपकी बात बचा है। सर से पाँव तक, जिल्द से लेके हमारे किसी भी हिस्से तक, हर हिस्से को डैमेज कर सकती है। जिसकी बड़ी सादा सी मिसाल है कि लोग जो शुगर वाले अपने ऐसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर साहिबान जिनका शुगर के इलाज से ताल्लुक़ नहीं होता, मसलन दांत के डॉक्टर साहब जी, हैं, जी। आँख के, कान के, जिल्द के, कोई सर्जरी करवानी है, सबसे पहले उनकी बात यही अपने मरीज़ से होती है कि अपनी शुगर को कंट्रोल करेंगे
तो फिर हमारा इलाज या प्रोसीजर कामयाब होगा। बल्कि वो कहते हैं कि पहले अपना शुगर का टेस्ट लेके आएँ, फिर हम आपका इलाज करेंगे। बिल्कुल, जो अच्छा सर्जन है, अगर कोई बहुत इमरजेंसी सर्जरी जो फ़ौरन होना ज़रूरी नहीं है, तो वो पहले आपकी शुगर को कंट्रोल पेशेंट को करवा के फिर वो अपना प्रोसीजर करेंगे। आपने काफ़ी हॉस्पिटल्स में ड्यूटियाँ दी। इस वक्त आप तैनात हैं सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। सर, एक बंदा आपके पास आया, उसको ये नहीं पता कि मुझे शुगर है, लेकिन आपने उसको देखकर डायग्नोस किया कि इसको शुगर है। आपने उसके किन हालात की वजह से उसमें शुगर डायग्नोस की? ज़रा बताइएगा कि इसको शुगर के मरीज़ को आप डायग्नोस कैसे करते हैं? देखिए, मुदस्सर साहब, एक तो बहुत पेट शिकायत जो हैं, मरीज़ अगर आता है, पेशाब की ज़्यादती है, प्यास है, वज़न कम हो रहा है, थकन है, कमज़ोरी है, पट्ठों में खिंचाव है, उनमें तो फ़ौरन हम एडवाइस करेंगे शुगर चेक कराने का। दूसरा जो रिकमेंडेड है आजकल कि अगर आपके पेरेंट्स में शुगर है किसी को, तो 40 साल के बाद कम से कम साल में एक दफ़ा आप अपनी शुगर ज़रूर चेक करवाएं। ठीक। और कोई अगर ख़वातीन, यंग ख़वातीन हैं जिनमें अगर हमल के मसाइल हो रहे हैं, हमल ड्रॉप हो रहा है, उसमें शुगर ज़रूर चेक करवाई जाती है। और इसी तरह वही बात कि अगर आप वज़न बहुत ज़्यादा है और उसमें भी 30 प्लस या 40 प्लस में रिकमेंडेड है कि एक साल में एक दफ़ा शुगर चेक करवा लेनी चाहिए। और वैसे जिस आपने अर्ज़ किया, जो कि मैं टीचिंग हॉस्पिटल में हूँ, वहाँ पे जो रूटीन में मरीज़ चाहे हमारे पास मेडिकल डिपार्टमेंट में दाखिल हों, उनके भी जो रूटीन के टेस्ट हैं उनमें शुगर चेक की जाती है। और इसी तरह कोई भी सर्जिकल डिपार्टमेंट में दाखिल है, चाहे हिस्ट्री ना भी हो शुगर की, हमने प्रोसीजर करना है तो शुगर चेक करवाई जाती है। और मरीज़ अक्सर ये कहते हैं जी कि मुझे अब शिकायत हो रही है, तो मुझे लगता है मेरी शुगर या ब्लड प्रेशर बढ़ा होगा। 10 से 15% लोगों में कोई शिकायत नहीं होती। हमारे पास मरीज़ आते हैं कि जस्ट किसी महफ़िल में बैठे हुए थे, उनके घर ग्लूकोमीटर था, उन्होंने शुगर चेक करनी शुरू की, या कोई इंश्योरेंस के लिए गए थे या प्रोसीजर के लिए, तो शुगर मेरी हाई निकली, हालाँकि मुझे कोई शिकायत नहीं थी। तो 10 से 15% लोगों में बग़ैर किसी शिकायत के, अलामत के भी शुगर ज़्यादा हो सकती है। तो इस तरह जो हाई रिस्क मरीज़ हैं, ख़ानदान में शुगर है, आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, ना भी कोई शिकायत हो, तो 40 साल के बाद कम से कम साल में एक दफ़ा उनको शुगर ज़रूर चेक करवा लेनी चाहिए। सर, इसके चेक करने के भी तरीके हैं, जैसे एक टेस्ट HbA1c जी, जी। और कुछ फास्टिंग का भी होता है और खाने के बाद भी होता है, वो भी ज़रा बताइएगा। देखिए, जो हमारा ट्रेडिशनल आज से कुछ साल पहले चल रहा था, उसे OGTT या ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहते थे, जो हमारा आज से 15-20 साल पहले एक स्टैंडर्ड था। बिल्कुल। उसमें आप सुबह खाली पेट लेबॉर्ट्री जाते थे, आपका खून लिया जाता था, फिर आपको 75-75 ग्राम ग्लूकोसोडी आम मिलता था, वो पिला दिया जाता था, और उसके बाद आधे-आधे घंटे के लिए मज़ीद 2 घंटे आपको टेस्ट किए जाते थे। ये एक लंबा प्रोसीजर था, मरीज़ को 2-2.5 घंटे स्टे करना पड़ता था, 5-6 सैंपल उसको देने पड़ते थे। तो उसको आप HbA1c ने अब रिप्लेस कर दिया है। आल्दो फास्टिंग की भी अगर आप करवाएँ, उसके भी एक वैल्यू है, ये आपकी नॉर्मल है। आजकल 3 कैटेगरीज़ चलती हैं, जी। आप नॉर्मल हैं, आपको शुगर है, या सेकंड टेक्निकली हम प्री डायबिटीज़ या सादा लफ्ज़ों में बॉर्डर लाइन कहते हैं। वो फास्टिंग के भी वैल्यूज़ हैं, वो रैंडम के भी वैल्यूज़ हैं, लेकिन जो आजकल सबसे ज़रूर कॉमन टेस्ट यूज़ हो रहा है वो HbA1c हो रहा है, और उसमें यही 3 तस्वीरें निकलेंगी। आपको शुगर नहीं है, आपको शुगर है, या फिर आपको बॉर्डर लाइन है। और HbA1c का ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, कोई तैयारी की ज़रूरत नहीं है, दिन के किसी भी हिस्से में किसी भी वक्त जाके आप ये टेस्ट लेबॉर्ट्री से करवा सकते हैं। ये कैसे तयन करता है सर, ये टेस्ट जो ये HbA1c? बेसिकली HbA1c जो हमारे देखिए, आपने एक प्रोसीजर बताया OTT, जिसमें शुगर टॉलरेंस टेस्ट होता है, जिसमें बार बार शुगर आपको दी जाती है, चेक किया जाए कि आपके बॉडी ने उसके साथ क्या रिएक्ट किया। अब उसकी निस्बत HbA1c एक टेस्ट आ गया है कि आप जाते हैं, सिर्फ आप ब्लड देते हैं और जाके दिन के किसी भी हिस्से में आपने टेस्ट दे दिया, तो उसने तयन कर दिया कि आप बॉर्डर लाइन पे आपको हो गई है या होने वाली है। इसमें देखें HbA1c, हीमोग्लोबिन A1c, हीमोग्लोबिन तो खैर मेरा ख्याल हर बंदे ने नाम सुना होगा, जो हमारे खून जिसे हम रेड ब्लड सेल कहते जी हैं। जी। तो नॉर्मली रेड ब्लड सेल हमारे जो हैं उनके साथ भी ब्लड शुगर अटैच होती है, और रफली 90 से 120 दिन इनका लाइफ साइकिल होता है। तो ये उसको एक एवरेज कैलकुलेट करता है। लेकिन कुछ रेड ब्लड सेल की बीमारियां होती हैं, थैलासीमियाज या उसमें सिकल सेल एनीमिया, जिसमें रेड ब्लड सेल के अपने डिसऑर्डर होते हैं, उनमें ये टेस्ट इतने कारआमद या इनकी वैलिडिटी नहीं है। अदरवाइज़
बाकी सारे जो कम्बरसम थे हमारे प्रोसीजर HbA1c ने उसको रिप्लेस कर दिया है और इस वक्त तक दुनिया भर में ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट माना जाता है। HbA1c HbA1c बिल्कुल। और जो दूसरा फास्टिंग होता है या 2 घंटे के बाद खाने के बाद जो टेस्ट करते हैं स्ट्रिप के ज़रिए हम करते हैं। अगर तो पहला जो स्ट्रिप का तो है जिसे हम सेल्फ ग्लूकोज मॉनिटरिंग कहते हैं, जी, जी। वो आपकी फिर जब आप एक दफ़ा तशख़ीस हो जाए आपके घर में मॉनिटरिंग के लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई फ़र्क चाहता है कि फ़र्स्ट टाइम मैंने चेक करवाना है स्टेटस, चाहे वो HbA1c हो या फास्टिंग हो या रैंडम हो, वो हम लैब में रेकमेंड करते हैं। जो कि नॉर्मल वैल्यूज़ दी जाती हैं वो लैब में जो हम प्लाज्मा सैंपल लेते हैं उसके हिसाब से दी जाती हैं। तो ये क्या होनी चाहिए HbA1c की वैल्यूज़? HbA1c देखें जी 5.6 तक इसको हम नॉर्मल कहते हैं। 5.7 से 6.4 तक हम इसको प्री डायबिटीज़ या बॉर्डरलाइन कहते ठीक हो हैं। गया। और अगर 6.5 हो जाए या उससे आगे तो फिर हम उसको डिक्लेयर कर देते हैं कि आपको शुगर है। डॉक्टर साहब कुछ केसेस ऐसे आए नज़र आते हैं, मैंने भी देखे हैं, कुछ को मैंने रीड भी किया है कि जिनको शुगर है लेकिन जब वो जाते हैं HbA1c में तो उधर नहीं निकलती, ये क्या चक्कर है? मुमकिन नहीं है कि HbA1c तो आप देखें पिछले पूरे 3 3 माह माह की। की रिफ्लेक्शन है हम्म। और उसी पे हमने तशख़ीस करनी है। लेकिन ये ज़रूर है कि पेशेंट कई दफ़ा हमारे पास तशख़ीस के ऊपर 12, 13, 14% पे आते हैं, लेकिन सारे ही जब उनके साथ बातचीत की जाती है, बीमारी के बारे में बताया जाता है, उसके मसले मसाइल पेचीदगियों के बारे में, तो वो जो लाइफस्टाइल चेंज और दवाई को रेगुलरली सख्ती से अमल करते हैं। 3 माह में हमने अक्सर मरीज़ों को देखा है वो अपनी HbA1c को 6, 6.5 पे ले आते हैं। अगर वो रिपोर्ट अगर किसी को उस वक्त दिखाई जाए तो वो तो यही कहेगा जी आपको शुगर नहीं है, मसला ही कोई नहीं है। लेकिन अगर आप उससे ज़रा पूछेंगे तो मरीज़ बताएगा हाँ जी आज से 3 माह 6 माह पहले जब मेरी शुरू हुआ था काम तो उस वक्त मेरा HbA1c ज़्यादा था। यानी कि दवाइयों के ज़रिए उसने कंट्रोल किया। और लाइफस्टाइल चेंज वो सबसे ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके पास एक मरीज़ आ गया, जी। हाई शुगर का शिकार हो गया, आपने उसे मेडिसिन देंगे कि उसको इंसुलिन की तरफ लेके आएंगे, क्या करेंगे? देखिए ये भी डिपेंड करता है सिचुएशन में। ठीक है। सबसे पहले तो हमारा उस पे जो बातचीत में लाइफस्टाइल चेंज उसकी भी बात कर लेते हैं मेरा ख्याल मुख्तसरन जी जी जी। कि ज़्यादा जो हमारा क्या कह लें कि इन चीज़ों का हमारे खित्ते में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, जिसमें मैदा शामिल है, चीनी शामिल है। तो सबसे पहले तो इस तरह की चीज़ें, चीनी तो अब डेफिनेटली हम ऑलमोस्ट बंद करने का कहेंगे, मैदे को भी अवॉइड करने को कहेंगे। उसके बाद चावल का भी इस्तेमाल कम का मशवरा देंगे और फिर चलने फिरने का, अगर आप यंग हैं या फिट हैं तो वॉक का रेगुलर करने का, और सब उससे पहले स्ट्रेस को भी कम रखने का जोर देंगे। ज़्यादातर मरीज़ तो जो टाइप 2 है जी जी। वो हम इनिशियली गोलियों से शुरू करते हैं, लेकिन कभी कभार ये मरीज़ अगर किसी पेचीदगी के साथ लाइक कोई ज़ख़म हो गया है, हमारे पास हॉस्पिटल सेटिंग में दाखिल है या कोई प्रोसीजर होना है, उसमें फिर हम इंसुलिन शुरू करेंगे। और हमारे पास अगर ख़वातीन फ़र्स्ट टाइम हमल के दौरान तशख़ीस होती है उस वक्त भी हम शुरू से ही इंसुलिन शुरू करेंगे ताकि वो आने वाले बच्चे को मसाइल का बिल्कुल शिकार ना हो और सके। क्योंकि हमल में दवाइयाँ बहुत सोच समझ के देते हैं कि गोलियाँ दवाइयाँ सारी केमिकल्स होती हैं और बहुत कम दवाइयाँ हैं जो मुकम्मल महफूज गिनी जाती हैं हमल में। तो हमल में हमारे पास जो बेहतरीन ऑप्शन है वो इंसुलिन का ही होता है। इंसुलिन का ही होता है। डॉक्टर साहब, टाइप 1 टाइप 2 का तयन कैसे होगा? टाइप 1 यूजली जुवेनाइल कहते हैं, बच्चों में यंग में होती है, उसमें बड़ी तेज़ी के साथ प्रेजेंटेशन होती है, पेशाब की ज़्यादती बहुत है, प्यास, वज़न कम हो रहा है और शुगर खासी ज़्यादा होती है। और टाइप 2 यूजुअली जब मैंने अर्ज़ किया 35-40 के बाद होती है, उसमें फैमिली हिस्ट्री होगी और अक्सर वज़न की ज़्यादती होती है। अच्छा, उस टाइप 1 में वज़न की ज़्यादती नहीं होगी, वज़न कम होगा। होता है। और टाइप 1 में चूँकि उसे ऑटो इम्यून कहते हैं, यानी कि जिस्म के अंदर ही ऐसे कुदरती निज़ाम ऐसे एंटीबॉडीज़ बन जी, रही जी, जी। होती हैं जो इसको डैमेज कर देती हैं। तो जब हम वो एंटीबॉडीज़ करवाते हैं तो वो इनमें टाइप 1 में उनका लेवल बहुत ज़्यादा होता है, जबकि टाइप 2 में वो एंटीबॉडीज़ नहीं होती हैं। ये किस हद तक सच्चाई है जी कि एक मरतबा एक बंदे को दवाई लग गई है तो उसने पूरी ज़िंदगी फिर ज़ियाबतीस की दवाई खानी है? देखें, मैंने अभी आपसे अर्ज़ किया था कि इसमें कोई ये ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर हम कोई प्रिस्क्रिप्शन शुरू करते हैं, शुगर के लिए भी है, ब्लड प्रेशर के लिए भी है, तो जो हमने पहली दफ़ा नुस्खा लिखा तो उसको हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं।
अगर के मरीज़ के रिजल्ट शुगर या ब्लड प्रेशर के नहीं कंट्रोल में आ रहे, हम दवाई को बढ़ा सकते हैं। लेकिन जिससे मैंने अर्ज़ किया, कई मरीज़ इतने वल्वले के साथ उठते हैं, सारी बातों पे अमल करते हैं और इतना अच्छा रिजल्ट आता है कि दवाइयाँ हमें कम करनी पड़ जाती हैं। ये तो आपका, चूँकि आप पहली दफ़ा जब आते हैं, अभी आपको बीमारी का पता नहीं होता, आपका रिजल्ट ज़्यादा है। अगर आप अपनी खुराक में परहेज़ पे, अपने सैर पे और स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, तो जो इनिशियल नुस्खा होता है, अक्सर मैंने देखा है कि हमें दवाइयाँ खासी कम करनी पड़ जाती हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि अगर आपको डॉक्टर साहब आपको कोई दवाई लिख रहे हैं तो वो कम नहीं हो सकती। अगर आप डॉक्टर साहब को अच्छे रिजल्ट पेश करेंगे, अपने आप की खुराक को कंट्रोल के साथ खाएंगे, वॉक करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला दवाइयाँ कम होगी आपकी। डॉक्टर साहब, एक बंदे को शुगर है, उसकी शुगर बढ़ी, उसकी शुगर पड़ गई दिल पर, तो उसने उसको दिल का रोग लगा दिया। किसी की शुगर पड़ गई आँखों पर, तो उसकी बिनाई का मसला शुरू हो गया। किसी की शुगर पड़ गई गुर्दे पे, तो उसका गुर्दों का मसला शुरू हो गया। ये आम सी बात लगती है या कुछ इसमें सच्चाई भी होगी कि जब हम इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं तो ये उन बीमारियों को रोक देती है? देखिए, बात ये है कि जितनी भी पेचीदगियाँ हैं, उनकी जो मंबा है या जड़ है, वो शुगर की ज़्यादती है। ठीक है। आप शुगर लाइफ़स्टाइल चेंज दवाइयों से कंट्रोल कर लें, या आप शुगर फिर इंसुलिन से कंट्रोल कर लें, वो आपका मदद देगी। अक्सर ये होता है कि कई दफ़ा में आम लोगों में ये बड़ी है जी कि बात कि उसने इंसुलिन शुरू की, 2 महीने बाद उसके गुर्दे फ़ेल हो गए या 3 महीने बाद उसको दिल का मसला हो गया। अक्सर होता ये है कि डॉक्टर साहिबान कई अरसे से उनको मरीज़ों को कह रहे होते हैं कि आप शुगर नहीं कंट्रोल हो रही, आप इंसुलिन पे आ जाएँ, लेकिन मरीज़ ख़ासा लेट कर देते हैं और वो जो पेचीदगी शुगर की ज़्यादती की वजह से होती है, वो चूँकि कुछ अर्सा पहले इंसुलिन शुरू करते हैं, तो आप क्या कहने इल्ज़ाम या मुद्दा इंसुलिन पे आ जाता है। चाहे आप गोलियों से शुगर कंट्रोल करके रखें या इंसुलिन से रखें, वो सारी चीज़ें आपको पेचीदगियों से बचाती हैं। डॉक्टर साहब, एक बड़ी आम सी बात है, डिप्रेशन हो गया इसको। अब डिप्रेशन जो है वो किस कदर इस पे असरअंदाज होता है शुगर पर? बिल्कुल। डिप्रेशन, परेशानी, एंग्ज़ायटी, इस तरह की कैफ़ियत में हमारे जिस्म के अंदर अंदरूनी तौर पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ख़ारिज होते हैं और स्टेरॉइड्स एक ऐसी चीज़ हैं जो इंसुलिन के ख़िलाफ़ एक रेजिस्टेंस करते हैं और शुगर को ज़्यादती करते हैं। ये हमने क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी देखा है कि किसी भी बीमारियों की वजह से अगर हमें स्टेरॉइड देने पड़ते हैं तो शुगर लेवल बहुत ऊपर जाता है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल ये पिछले कुछ अरसे में जो हमारे कोविड की पेंडेमिक गुजरी है और कोविड का जो मेन इलाज था वो स्टेरॉइड्स थे। जी। वो तो उस 3-4 साल में जो सबसे ज़्यादा मुश्किल में गए, वो तो जिन लोगों को कोविड हुआ वो तो गए ही गए थे। लेकिन उसके बाद जो सेट था ना, वो शुगर के मरीज़ थे, क्योंकि स्टेरॉइड देने पड़ते थे और शुगर बहुत तेज़ होती थी और उनमें पेचीदगियाँ खासी ज़्यादा हुई हैं। तो इसमें आपकी बात बिल्कुल बजा है। जो मैंने अभी स्ट्रेस मैनेजमेंट में बात कर रहा था कि अपने मरीज़ों को यही मशवरा दिया जाता है कि आप नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, सैर करें, अपने स्ट्रेस को मैनेज करें, उससे भी आपके लेवल शुगर और ब्लड प्रेशर पे बड़ा अच्छा और मुस्बत असर पड़ता है कंट्रोल करने में। कुछ लोगों में देखा गया है कि वो जब डिप्रेशन में जाते हैं तो खाना पीना ज़्यादा शुरू कर देते हैं। डिप्रेशन में ये डेफिनेटली जो हम किताबों में पढ़ा, ऑब्वियसली हमारा तो अभी एक्सपीरियंस कम है, लेकिन दोनों तरफ चलती हैं। और डिप्रेशन की स्पेशली जो पुरानी दवाइयाँ थी, आजकल अब इतनी नहीं इस्तेमाल होती हैं, वो भी भूख की ज़्यादती करते थे। और कई दफ़ा डिप्रेशन वाली कैफियत में मरीज़ का जो इंटरेस्ट है वो भी नहीं रहता ज़िंदगी में, तो वो भी कहता है कि अब क्या ज़िंदगी जीने का फ़ायदा है, दवाइयाँ भी रेगुलर नहीं यूज़ करते हैं, खाने पीने में भी बदपरहेज़ी करते हैं। तो अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें मिलके डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी वाली ज़हनी कैफियत में शुगर को बढ़ाती हैं। और अगर हम देखें कि हमारे मरीज़ में ख़ासा ये प्रॉब्लम है, तो डेफ़िनेटली फिर हमारा उनको ये मशवरा होता है कि इसके लिए जो हमारे साइकियाट्रिस्ट हैं कोलीग, उनसे मशवरा किया जाए। डॉक्टर साहब, पिछले दिनों एक बड़ा चल रहा था, सोशल मीडिया पे भी बड़ा इस बात चर्चा रहा है कि शुगर की दवाइयाँ ना लें, लबलबे का इलाज करवाएं, उसका सर्जरी करवाएं। ये क्या चीज़ थी? मुदस्सिर भाई, एक तो आपको भी पता है नेट में इस वक्त क्या कहना चाहिए कि है तो वो समुंदर की तरह उसमें मटेरियल, लेकिन जो कह लें ऑथेंटिक बात है वो बहुत कम है। देखें, ट्रांसप्लांट आपको पता ही है, एक कंसेप्ट है। गुर्दे ट्रांसप्लांट हमारे मुल्क में होते हैं, जिगर भी हो रहा है, बाहर के मुल्कों में तो दिल, लंग्स, आंतें भी ट्रांसप्लांट होती हैं।
अब इस पे भी हुआ है, एडमिंटन प्रोटोकॉल कहते हैं हम इसको, एडमिंटन कनाडा में है। उसमें किया उन्होंने ये था कि कुछ जो नियर डेथ थे लोग, बीटा सेल्स जो इंसुलिन बनाते हैं उनको लेके लबलबे में ट्रांसप्लांट किया गया था, जहाँ से वो इंसुलिन बनाते थे। अब देखें है क्या, आपको चाहिए क्या? इंसुलिन। इंसुलिन बहुत अच्छी न्यूर इंसुलिन बन गई हैं जो बड़ा स्मूथ शुगर कंट्रोल करती हैं। आज से कोई 20-30 साल पहले वाले इंसुलिन के मुकाबले में रोलर कोस्टर होता था, शुगर ऊपर जा रही नीचे जा रही है, वो बहुत हो गया है। पेन आ चुके हुए हैं और नीडल बहुत बारीक हो चुकी हुई है, और कोशिश हो रही है आने वाले अगले दिहाई में इंसुलिन बगैर आपको नीडल के जिस्म में चली जाए। कैप्सूल पे भी रिसर्च हो रही है, इनहेलर पे भी रिसर्च हो रही है, पैच बन जाए। तो जब देखें जी चीज़ आपको अवेलेबल है तो वो आप ट्रांसप्लांट, एक तो नॉर्मल जिंदा बंदा अपने बीटा सेल नहीं दे सकता क्योंकि वो आपका उसके अपने शुगर हो जाएगी। दूसरा, जब भी कोई ट्रांसप्लांट किसी फ़र्द में होता है किसी भी हिस्से का, हमें इम्यूनोसप्रेसेंट्स हम कहते हैं, दवाइयाँ देनी पड़ती हैं जो आपके क़ुव्वत मदाफ़ियत को कम करती है, क्योंकि बॉडी जो भी बाहर से हिस्सा आएगा उसको एज इन्वेडर या समझ लें चोर समझेगी और उसको तबाह करने की कोशिश करेगी। तो जब हम बॉडी की इम्यूनिटी को कम करने की दवाइयाँ देते हैं तो उनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इसीलिए इसमें जो ट्रांसप्लांट का कंसेप्ट डायबिटीज़ में इतना फिर सक्सेसफुल ना हो सका कि हमारे पास इंसुलिन भी अवेलेबल है, और ट्रांसप्लांट जब भी किया जाएगा तो जो उसकी दवाइयाँ दी जाएंगी इम्यूनोसप्रेसेंट, उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। डॉक्टर साहब, एक आम बंदा, कोई मरीज़ है आपके पास आया, उसको गुफ्तगू आप उसके साथ कर रहे हैं, लेकिन महसूस नहीं हो रहा कि उसको शुगर है, या वो कम शुगर का शिकार है या शुगर की ज़्यादती का शिकार है। एकदम एक कैफ़ियत हो जाती है कि वो बंदा, उसका हाथ पाँव काँपने शुरू कर देते हैं। ये क्या कैफ़ियत होती है और उसका कैसे इलाज किया जाना ज़रूरी है? देखिए यूजुअली जो आप जिस तरह किया आपने कि जिसमें हाथ पाँव कांपना, कमज़ोरी महसूस कमज़ोरी महसूस करना, होना। पसीने आना, दिल का डूबना, बड़े ही पक्के क्लासिकल या पक्की अलामत है हाइपोग्लाइसीमिया या लो ब्लड शुगर का। अच्छा, अब इस पे भी बात कर लेते हैं। यूजुअली लो ब्लड शुगर या हाइपोग्लाइसीमिया उन्हीं अफराद में होगा जिनकी शुगर बड़ी अच्छी कंट्रोल में है, HbA1c 6 साढ़े 6 की रेंज में रह रहा है। जिस मरीज़ की शुगर ही तेज़ है उसमें तो ये हो नहीं सकता, और हाइपोग्लाइसीमिया थोड़ी सी अपनी छोटी मोटी कोताही की वजह से होता है। हाइपोग्लाइसीमिया को हम क्या कहेंगे? लो ब्लड शुगर, लो ब्लड शुगर जिसमें ठीक है। यूजुअली 40, 50, 60 पे शुगर चली जाती है। आप अपने खाने का टाइम हो चुका है, दोपहर का कह लें मसलन, लेकिन आप अपने काम में मसरूफ़ हैं, आप अपने खाने को 1-1.5 घंटा मिस कर जाते हैं, उसमें लो होने का चांस है। दूसरा, कई दफ़ा आपका प्लान नहीं होता लेकिन किसी भी सिलसिले में आपका चलना ज़्यादा हो जाता है, मे बी आधा पौना घंटा, उसमें ये लो हो सकती है। तो एक तो हम अपने इन मरीज़ों को जिनमें कुछ ऐसी दवाइयाँ या स्पेशल इंसुलिन दी जाती है जिसमें लो हो सकती है, तो जब भी आप बाहर जा रहे हों तो कोई ना कोई चॉकलेट या कैंडीज़, अपने मीठी चीज़ अपने पास रखें। अगर ऐसी कैफ़ियत अगर आपको घर में हो रही है और अगर आपने अपना खाना मिस किया हुआ है तो आप अपना फ़ौरन खाना खा लें, या फिर उस वक़्त थोड़ी सी आप अपना कोई मीठी चीज़, शरबत हो गया, जूस हो गया, वो इस्तेमाल करके और थोड़ा-सा फल इस्तेमाल कर लें। डॉक्टर साहब, एक आपने बात की जूस की, यहाँ से मैं एक सवाल आया मेरे जहन में कि जूस फ्रुक्टोज़ का मंबा, यानी कि अंदर गया तो उसने शुगर तेज़ कर देनी है। तो आम हालात में जूस पीना चाहिए बिल्कुल शुगर नहीं, के मरीज़ को? बिल्कुल नहीं। ये तो आपने फिर शुरू में अर्ज़ किया था, जो मीठी चीज़ें हैं जिसमें तफ़सील से हम जिस तरह मरीज़ को बताते हैं, मसलन बोतलें, जूस, डब्बे वाली जूस स्पेशली, मिठाई, हलवा, खीर, आइसक्रीम, कस्टर्ड, केक, जेली, चॉकलेट, जिसमें बंद। भी चीनी, शक्कर, गुड़ है, वो नहीं इस्तेमाल करें। ये तो जस्ट अभी आपने मुझसे लो शुगर का पूछा था, वो मैंने अर्ज़ किया कि इमरजेंसी के तौर पे अपना थोड़ी से रखनी मकदार में चाहिए। आप इस्तेमाल कर लें। बिल्कुल। शक्कर का थोड़ा सा बताइएगा, इसका क्या इम्पैक्ट है? गुड़ का बताइएगा क्या देखिए इम्पैक्ट है? मुख्तसर भाई, ये दोनों चीज़ें भी गन्ने से ही बनती हैं। ठीक है। आप कह सकते हैं कि चीनी बनने में इनमें थोड़ा सा प्रोसेस मुख्तलिफ है, लेकिन अल्टीमेटली बनती एक ही जगह से हैं, तो उसमें शुगर तो इसमें है। तो इन सब चीज़ों का हम इस्तेमाल मना करते हैं, और इनकरेज हम अपने मरीज़ को यही करते हैं कि आप फीका पीना शुरू करें, चाय, दूध। हफ्ते 2 हफ्ते में ज़बान आदी होनी शुरू हो जाती है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर हमारे पास अगर कुछ मरीज़ ये कहते हैं कि नहीं मिठास के बगैर ये चीज़ इस्तेमाल कर सकते, तो आपको पता ही है जिसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर कहते हैं, कैंडल, सुक्राल, और सबसे बेहतर जो प्लांट बेस्ड है, नेचुरल स्टीविया अवेलेबल है, स्टीविया। तो वो आपको फिर मिठास का जायका मिल जाता है उससे।
अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे एक बहुत बुज़ुर्ग हैं, पाकिस्तान का एक सरमाया है, लेकिन जब भी मैंने उनको देखा है चाय पीते हुए तो वो अपने चाय के कप में वो 3 चम्मच चीनी डालते हैं और बिल्कुल दुबले-पतले हैं। तो ये बताइएगा उनका क्या सिस्टम है ये? देखिए, ये भी अगर आप देखोगे आपको जिससे भी हम जेनेटिकली या विरासती कहते हैं। ठीक है। कुछ फैमिलीज़ आप देखेंगे वो वज़न ज़्यादा होगा, एवरेज वज़न ही 80, 90, 100 होगा। और कुछ फैमिलीज़ आपको देखने में मिलेंगी पतली, दुबली, ये हमारे अंदर जिसे मेटाबॉलिज़्म कहते हैं उसका फ़र्क होता है उसमें। लेकिन मैं इसमें बिल्कुल इस बात को एनकरेज नहीं करूँगा कि इसमें 3-3 चम्मच आप इस्तेमाल करें, क्योंकि इनको तीनों चीज़ों को व्हाइट पॉइज़न कहा जाता है, बिल्कुल। चीनी, नमक और मैदा। मैदा। तो इसका मुनासिब मकदार में इस्तेमाल होना चाहिए। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में हम शुगर के हवाले से किस मुकाम पे खड़े हैं? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। हमारी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है आईडीएफ, इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन, और बहुत ही रिप्यूटेड और रिस्पेक्टेड है, जिसमें हमारे मुल्क के भी डॉक्टर साहिबान अदारे बकाई है, वो इसमें रिसर्च में हेल्प करते हैं। और इनका तकरीबन हर 3-4 साल बाद एक एटलस होती है पूरे स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। अभी रिसेंटली 11th एटलस अभी 2025 में हुई है। तो आप ज़रा फ़र्क देखिएगा मुदस्सर भाई, कि उसके मुताबिक इस वक्त तकरीबन 580 मिलियन लोग हैं शुगर के मरीज़ पूरी दुनिया में, और 2050 में ये तकरीबन 850 मिलियन होंगे, यानी कि ओवरऑल दुनिया में 40% इजाफा होना है। उसमें पाकिस्तान का जो इस वक्त लिखा हुआ है 35 मिलियन, 35 मिलियन है, और 2050 में 70 मिलियन हो जाने हैं, डबल हो जाने हैं। अफ्रीका सबसे ज़्यादा है, जिसमें इन सालों में 25 सालों में 140% इजाफा है, जबकि हमारा जो एरिया आ जाता है मिडल ईस्ट के साथ हमारा एरिया, इसमें 100% इजाफा है, जबकि यूरोप और अमेरिका में 10 से 20% इजाफा है। इस वक्त इस एटलस के मुताबिक पाकिस्तान चौथे नंबर पे है मरीज़ों के हिसाब से। नंबर 1 चाइना है, ऑब्वियसली उनकी आबादी ज़्यादा है। नंबर 2 पे इंडिया है, नंबर 3 पे अमेरिका है, चौथे नंबर पे पाकिस्तान है। 2050 की जो प्रोजेक्शन है, चाइना टॉप पे ही होगा, इंडिया सेकंड होगा, पाकिस्तान थर्ड हो जाएगा, यूएस चौथे पे चला जाएगा। लेकिन वो हिसाब लगाया है कि उसमें सबसे ज़्यादा मोटे बंदे तो अमेरिका में रहते हैं, तो वो कैसे सर आ जाएगा चौथे पे? ओवरऑल देखा जाए ना, उसमें एक जेनेटिक्स भी बात है। ठीक है। हम एशियंस जो है ना, हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है मुकाबलतन उनके वेस्टर्न पॉपुलेशन के उसमें। तो वो जेनेटिक्स जो है ना बहुत मैटर प्ले करती है। लेकिन आप देखिएगा कि वहाँ पे जो पॉजिटिव ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, स्पेशली वाइट पॉपुलेशन में। अगर आप विज़िट करते हैं, जिस तरह मेरा अक्सर जाना होता है, आपको जो ब्लैक पॉपुलेशन मिलती है ना, वो ज़्यादा ओवरवेट मिलते हैं। लेकिन जो अब यंग पॉपुलेशन है, उसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी, फ़िटनेस के बारे में बहुत कॉन्शियस हैं, और कभी भी हम किसी भी पार्क में चले जाएँ, फुल होते हैं वो अपने रनिंग और जॉगिंग करते हुए। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आफ्ताब, हम आपसे बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू आप कर रहे थे शुगर के हवाले से। इस वक्त हम प्रोग्राम के दौरान उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं कि हमारा वक्त मुकम्मल होने को है। तो चलते चलते आप सामीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? अपना जो सादा तर्ज़ ज़िंदगी है उसको बरकरार रखा जाए। जो रिफ़ाइंड चीज़ें हैं, मैदे वाली चीज़ें जो आप नाम लेते जाएँ, बर्गर, पिज़्ज़ा, शवारमा, इस तरह का बेकरी आइटम, उनका इस्तेमाल कम से कम करें। जिसे हम होल ग्रेन व्हीट चक्की वाला आटा कहते हैं, उसका इस्तेमाल करें। फ़िज़ी ड्रिंक्स जो हैं, कोला ड्रिंक्स जो भी हैं, इसमें जितने भी ड्रिंक्स हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ना कैटेगराइज़ जंक फूड में की जाती हैं। जंक का मतलब ये है कि आप पैसे भी खर्च रहे हैं और रिटर्न में आपके जिस्म को कुछ नहीं मिल रहा। रादर फ्यूचर में ये चीज़ें प्रॉब्लम करके आपके खर्चे ज़्यादा कर देंगी। पानी से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। हमारा जो ट्रेडिशनल लस्सी है, स्कंजवीन है, उसका इस्तेमाल किया जाए। चीनी का, नमक का इस्तेमाल कम किया जाए, और सैर की आदत उस वक्त ना शुरू की जाए जब बाइसे मजबूरी डॉक्टर के कहने पे आपको जाना पड़े। 15-20 मिनट कम से कम ज़रूर अपने लिए निकालें। किसी भी किस्म में एक्सरसाइज में साइकिलिंग कर लें, जॉगिंग कर लें, रनिंग कर लें, या यंग जो हमारे मेंबर हैं, कोई गेम भी आपको पता ही कि पार्क कम होते जा रहे हैं। जबकि हमारे ज़माने में हम रूटीन में क्रिकेट खेलना, हॉकी, फुटबॉल, ये एक रूटीन हुआ करती थी। अब स्कूल भी आप देखें मोस्टली बगैर प्ले ग्राउंड्स के बने हुए हैं इसमें। जबकि जो आज से जब हम पढ़ते थे 80s में,
किसी भी अच्छे स्कूल का बगैर प्ले ग्राउंड के तसव्वुर सब्र ही नामुमकिन नहीं था। था ना। जिसमें गुजरांवाले में पढ़ा था, उसमें फुटबॉल का ग्राउंड भी था, हॉकी का भी ग्राउंड था, स्विमिंग पूल भी था और क्रिकेट का भी ग्राउंड था। तो अपने आप को इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ फ़िज़िकल एक्टिविटी में प्रोफेसर इंडल्ज डॉक्टर करें। मोहम्मद आफ्ताब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मौजू की मुनासबत से मुफस्सल इज़हार ख़ैर किया, और इसी के साथ ही अपने मेज़बान मुदस्सिर कदीर को हेल्थ वेलनेस से दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह।